अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, चीनी वजीर लियो जॉन चाओ पाकिस्तान में मौजूद थे। उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब के साथ, और मुल्क की तरक्की के हवाले से जो पाक चीन मशावरती मैकेनिज्म का जो इजलास हुआ था उसमें अपोजिशन और हुकूमत दोनों एक पेज पर थे। और उसके बाद चाइनीज़ जो वजीर थे उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की, वो हम उनको वो सुनवाएंगे भी। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इस मुल्क के अंदर इस्तेहकाम ज़रूरी है। पाकिस्तान को पेचीदा दाखिली व अंदरूनी दाखिली और खारजी चैलेंजेस का सामना है। मुल्क की तमाम सियासी जमातें हाथ मिलाकर सियासी और समाजी इस्तेहकाम लाएं तो ही पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है। सियासी इस्तेहकाम पर एक दफ़ा फिर चाइना ने जोर दे दिया कि किसी भी मुल्क की, और यकीनन ये हम आज से नहीं, हम काफ़ी अरसे से ये कह रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो मौशी इस्तेहकाम आएगा। चाइना हमारा सबसे बड़ा पुराना दोस्त और हमारे जो हर लिहाज से उसने हमारी मदद की है, उनकी तरफ से भी ये बात आई। नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो गुज़िश्ता रोज़ हमने एक वर्बल फाइट देखी, उसका नतीजा ये निकला कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई और फिर एक कमेटी तश्कील दे दी गई जिसका इजलास आज हुआ और तकरीबन 4.5 घंटे जारी रहा। इसके बावजूद नतीजा खेज नहीं रहा। शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी डिमांड्स पर अड़ी हुई है और कहा यह जा रहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पर इस कमेटी की मुलाकात या फिर इनके एलची मियां नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करवाएंगे या उनसे भी ये इनके जो कंसर्न्स हैं स्पेशली पंजाब हुकूमत के हवाले से वो डिस्कस किए जाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपके वक्त का। खुर्रम दस्तगीर साहब, पहले ज़रा ये चाइनीज़ जो स्टेटमेंट आई है इस पर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें। आप भी हमेशा कहते रहे हैं कि मुल्क की तरक्की के लिए जो है सियासी इस्तेहकाम चाहिए और अब चीनी वजीर भी यही कह रहे हैं और पाकिस्तान की सरजमीन पर आकर ये बात कर रहे हैं, तो इसके लिए अब हुकूमत क्या कर सकती है सर? और अगर इजाजत दें तो वो शॉर्ट, अगर हाँ लियो जॉन चाओ साहब का शॉर्ट सुनवा दें जी, सुन लें। In a turbulent world of rising uncertainties, stability within the country is essential for the development of that country. Faced with complex internal and external challenges, Pakistan is navigating carefully through turbulent rivers and treacherous shoals. Only when all political parties in the country join hands to ensure political and social stability can there be sustainable development. And for all these years, China has always been striving hard to maintain a good balance of reform, development and stability. Each of the three. जी खुर्रम दस्तगीर साहब, सर इस पर कमेंट कर दें सर। जी, इस मामले में पाकिस्तान तो जख्म खूरदा है ही, लेकिन चीन भी जख्म खूरदा है और बड़े आपको मालूम है कि मुश्किल होता है चाइना के साथ मामलात को किसी हतमी नहज पर लेकर जाना। बड़े सोच समझ कर उस मुल्क की जो क़यादत है वो एक्ट करती है, लेकिन उस तमाम जो नतीजा था गुफ्तगू का जो मियां नवाज शरीफ ने की 2013 में, उसका नतीजा ये था कि हमें सितंबर 2014 में पाकिस्तान में शी जिनपिंग जो सदर हैं चाइना के, उनका दौरा होना था। लेकिन ऐन उस वक्त यहाँ पर एक धरना हुआ इस्लामाबाद में, 126 दिन जारी रहा और उस धरने के वक्त उनसे हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, उनसे रिक्वेस्ट की गई उस जमात से कि आप कम से कम ये अहम दौरा हो लेने दें, आप फिर एहतजाज कर लें। लेकिन उन्होंने अपने एहतजाज नहीं हटाया, जिसके नतीजे में वो दौरा 8 महीने फिर ताखीर हुई। अप्रैल 2015 में साइन हुआ, जिसको हम CPEC बोलते हैं, और उसके नतीजे में मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट थे वो आगाज हुए बड़ी कामयाबी से और बड़े जोर शोर से। 2-3 प्रोजेक्ट उस हुकूमत के दौरान ही मुकम्मल हो गए, बाकी तब शुरू हो गए। लेकिन 2018 में फिर जो पाकिस्तान में एक जबरदस्ती की तब्दीली आई और वो तमाम का तमाम जो प्रोजेक्ट था CPEC का,
वो रुक गया। तो लिहाजा चाइना ने भी पाकिस्तान की जो सियासी इंतशार है उसको अपनी आंखों से देखा और महसूस किया है। और अब जो आज उनके वजीर साहब ने जो बात की है, लिहाजा ये कोई थ्योरी की बात नहीं है। उन्होंने अब चाइना का एक्सपीरियंस पाकिस्तान के साथ एक ऐसा हो चुका है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने बात की है। और ये बात हमारे चाइनीज दोस्त हमेशा कहते आए हैं। उन्होंने सीपैक का भी जब आगाज हुआ था तब भी चूंकि उस वक्त अल्लाह ताला के करम से मैं हुकूमत में था, उन्होंने हमसे ये कहा था कि जी हमारे जो रिस्क पॉइंट्स हैं उसमें सबसे बड़ा रिस्क जो है वो यही है कि पाकिस्तान में सियासी इंतशार होगा और फिर उसका असर जो है वो सीपैक पर पड़ेगा। उस वक्त भी मैं अगर याद करा दूं आपके नाजरीन को, एक जमात जिसके चेयरमैन आजकल जेर हिरासत हैं, उन्होंने सीपैक की बाकायदा पब्लिकली मुखालफत की थी कि जी ये तो बड़ा गलत हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए और पता नहीं पाकिस्तान ने कितने कर्जे ले लिए हैं और ये सब बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब जबकि हम 8 साल बाद यहाँ फिर मौजूद हैं उसी जगह पर जहां हमें चाइना के साथ एक नया आगाज करना है, तो एक बार फिर हमारे दोस्त चाइना ने हमें हम तो यही कह सकते हैं कि दोस्ताना मशवरा भी दिया है और तंबीह भी की है कि अगर हमें आगे चलना है। और अब जबकि चाइना हर साल वक्त गुजरते वक्त के साथ चाइना की जो दुनिया में अहमियत है और उसकी जो अपनी पावर की प्रोजेक्शन है वो बढ़ती जा रही है, तो पाकिस्तान को भी अपने मामलात में एक बालिग नजरी और ठहराव लाना पड़ेगा ताकि हम एक सुपर पावर से डील कर सकें। अब वो सिर्फ एक दोस्त नहीं है, एक सुपर पावर है जिसकी पूरी दुनिया में इंटरेस्ट है। और अगर पाकिस्तान ने चाइना की उभरती हुई जो हैसियत है उससे फायदा उठाना है, हमें भी अपने अंदर तब्दीली लाना होगी। बिल्कुल। खुर्रम दस्तगीर साहब, आज जो इजलास हुआ, मशावरती इजलास, जो जिसको पाक चीन पॉलिटिकल पार्टीज फोरम, जो मुश्तरका मशावरती मैकेनिज्म का तीसरा दौर का जो इस्लामाबाद में आज इजलास हुआ, उसके बाद एक जो खबर आई है वो ये है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक पेज पर हैं जो चाइना के साथ कमिटमेंट हो रही हैं। तो डू यू सी दैट चेंज कमिंग नाउ कि अब रियलाइजेशन है अपोजिशन में और उस वक्त 2014 की हुकूमती पार्टी में आज वो रियलाइजेशन आ गई है? जी, खुशफहमी की जा सकती है, लेकिन मैं इस मामले में ज्यादा पुरुमीद नहीं हूं, क्योंकि जिस ऑपोजिशन का हमें सामना है वो एक फाशिस्ट जबिल्लत की जमात है जिसमें अपने इक्तदार की खातिर किसी भी चीज की कुर्बानी वो देने के लिए तैयार हैं। वो आग लगाने के लिए तैयार हैं, वो पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने के लिए तैयार हैं, वो सीपैक को बंद करने के लिए तैयार हैं जो 4 साल रहा 2018 से 22 तक, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तवानाई के बड़े अहम प्रोजेक्ट्स थे। सिर्फ एक का मैं जिक्र करूंगा जो पाकिस्तान बड़े अहम प्रोजेक्ट थे, वो अभी अब तक मुकम्मल हो चुके होते हैं। नो डाउट। चलिए, आपने कहा कि आपको उनसे तो तवक्को नहीं है, लेकिन अब जो सर हमने वो प्रोजेक्ट्स फिर उन 16 माह में मुकम्मल किए, जिसमें सबसे अहम प्रोजेक्ट थर में 1320 मेगावाट का शंघाई इलेक्ट्रिक का प्लांट है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि उसने साबित कर दिया है कि थर कोल से बड़े स्केल पर बिजली बनाया जा सकती है। तो वो सीपैक का प्रोजेक्ट था, वो 4 साल बंद रहा और फिर उन 16 महीनों में आके हमने उसको चालू किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो मार्च 2023 नहीं, लेकिन बाकी जो दीगर मंसूबे थे वो भी मुकम्मल हो चुके होते यकीनन। बिल्कुल। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने कहा कि आपको इनसे तो इतनी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अभी जो इस वक्त आपको वफाक में सहारा दिए खड़े हैं और आपको पंजाब में भी उनकी हमायत हासिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी तरफ से बड़े अजीब से खदशात आना शुरू हुए। और पहले रोज हमने देखा जब बजट तकरीर होने जानी थी उस दिन से मामला शुरू हुए और जो है अब काफी लफ्जी जंग भी शुरू हुई और फिर कल एक कमेटी भी तश्कील दी चेयरमैन बिलावल भुट्टो और वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने। आज उसका इजलास भी हुआ 4-4.5 घंटे का, और लेकिन कोई नतीजा खेज नहीं रहा। तो इश्यूज हैं क्या, मसाइल हैं क्या सर पीपल्स पार्टी के? जी, पहले तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम हैं मोहतरम, और उनकी जो काबीना है उनको अब अपनी जो सियासी मैनेजमेंट है उसकी तरफ भी तवज्जो देनी होगी। वो दुरुस्त तौर पे बजट पर फोकस्ड हैं, वो चाहते हैं कि ये सारा जो मुआशी इस्तेहकाम का मामला है वो हल हो, लेकिन इस सियासी मैनेजमेंट की तरफ तवज्जो दिए बगैर ये काम नहीं, मुश्किल हो जाएगा।
पहली बात। दूसरा ये है कि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश ये है कि वो गलबे में तो हिस्सा लें लेकिन मलबे में हिस्सा ना लें। तो लिहाजा वो चाहते ही हैं कि उन्होंने अपने जो तमाम आईनी जो ओहदे हैं वो हासिल किए हैं। उन्होंने वफाक के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर जो उनकी बड़ी अहम अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी हासिल की हैं। लेकिन उनकी ख्वाहिश ये है कि वो जो इस वक्त मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी है मैनेज करने की, जिसमें मुश्किल फैसले हैं, वो ना करें। लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून ने ये बेड़ा उठाया है, तो लिहाजा उसको मैनेज करना होगा। और जो दूसरा उनका इशू यही है कि वो चाहते हैं कि पंजाब की जो इंतजामी मामलात हैं, जो बसन जिलों की लेवल तक जो अपॉइंटमेंट्स हैं, बाज जिलों में जहां वो समझते हैं कि उनकी मौजूदगी है, वो चाहते हैं कि उनसे उसकी मुशावरत की जाए। इसमें असूली इख्तलाफ तो इतना नहीं है, इसमें ज्यादा ये है कि किस तरह अपना जो सियासी हिस्सा है इक्तदार में उसको वसी किया जाए। बिल्कुल खुर्रम दस्तगीर साहब, यकीनन आपने सही फरमाया कि लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सारा जो एक बजट की तकरीर से लेके आज तक का जो मामला शुरू हुआ है, ये वजन बढ़ाने के लिए है, अपनी बारगेनिंग पोजीशन स्ट्रांग करने के लिए है पीपल्स पार्टी के लिए। सो डू यू एग्री टू दैट एनालिसिस? जी, हमें इस पर कोई हैरानी का इजहार नहीं होना चाहिए। तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपनी जो बारगेनिंग पोजीशन है, जो सियासी तौर पे उनका वजन है, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और उनको मुझे मालूम है कि सिंध में उनकी पोजीशन सिक्योर है और वो अब उसको बुनियाद बनाकर पंजाब में भी अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। और अब मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत का सदर खुद अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ हैं कि सिंध में भी इसी तरह हमें भी क्लेम करना है कि सिंध के अंदर भी हमें वही स्पेस दिया जाए, मतवाजी स्पेस, जो कि वो पंजाब में क्लेम कर रहे हैं। लिहाजा ये एक सियासी तौर पे अपने जो असर व नफूज है उसको बढ़ाने की और उसको वसअत देने की कोशिश है। ये सियासी बारगेनिंग जो है ये जारी रहेगी। और ये मैं फिर कहूंगा कि वजीर आजम और उनकी काबीना का ये फर्ज है कि वो अब इसकी तरफ भी एक मुस्तकिल एजेंडा आइटम के तौर पे इसको रखें कि उन्होंने गुफ्तगू करनी है अपने हवारियों से। और ये बड़ी अहम बात है और सियासत में ये कोई इसमें हरफ आखिर नहीं। खुर्रम दस्तगीर साहब, एक कहा जाता है, एक मशहूर कहावत है, हिस्सा बराए जुस्सा। तो अगर देखा जाए तो पंजाब में जितना उनका हिस्सा, तो उससे ज्यादा वो क्यों मांगना चाह रहे हैं? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी कहा स्पेस के मामलात हैं। एक्चुअली क्या मतलब कितना हिस्सा कितना चाहते हैं, कितना वो मतलब वो इस हद तक आ गए हैं कि जी वो धमकियां देना शुरू हो गए हैं कि जी हम ना आपके साथ हुए तो आप जेलों में होंगे? जी ये तो एक सियासी बयानबाजी आपको मालूम है। और आपके मैं नाजरीन को याद करा दूं कि पिछले साल जब पार्लियामान ने अपनी मुद्दत पूरी की और उसके बाद इंतखाबात और उसकी कैंपेन के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बड़े सख्त तरीन और तनाव वाले बयान दिए थे, जिनमें कुछ जाती हमले भी थे हमारे मुस्लिम लीग नून के लीडरान पर। लेकिन हमने अपनी क़यादत के कहने पर हमने उनका जवाब नहीं दिया और हमने कोई जाती हमला पीपल्स पार्टी की क़यादत पर नहीं किया। तो लिहाजा ये दो जमातें हैं जो अंग्रेजी का लफ्ज है, दे आर जॉसलिंग फॉर पोजीशन। और असल में जो नजर है वो अब अगले इंतखाबात के लिए अपने जो जुस्से को बड़ा से बड़ा करने की है। तो लिहाजा अभी से अगले इंतखाबात के लिए जो पोजीशनिंग है वो शुरू हो गई है और लिहाजा आने वाले जो साल हैं बड़े दिलचस्प होंगे। लेकिन मैं फिर आऊंगा जहां से आपने आगाज था। अहम बात यह है कि जो भी सियासी बारगेनिंग हो, मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम रहना चाहिए और पूरी कौम को और दुनिया को ये पैगाम जाना चाहिए कि पाकिस्तान अब स्टेबल है और अपने जो अंदरूनी मसाइल हैं जिसमें दहशतगर्दी भी बार बार उठती है, उसकी तरफ तवज्जो दे रहा है। बिल्कुल सही। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने सही फरमाया कि पिछले साल जब पीडीएम की हुकूमत ख़त्म हुई, केयर टेकर सेटअप आया, चेयरमैन पीपल्स पार्टी की एक टोन थी जो हम सब ने सुनी और उन्होंने कहा कि जी हमारे शोल्डर्स पे कुछ नहीं है, जो कुछ किया कराया वो पीएमएलएन ने। लेकिन अभी तो वो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने काबीना का हिस्सा बनना है, तो वाई वुड मतलब वो। और फिर आपने कहा कि ये इलेक्शन, अगले इलेक्शन मतलब 4 साढ़े 4 साल से ज्यादा अरसा मतलब पड़ा हुआ है इलेक्शन में,
तो आपको क्या लगता है कि कुछ जल्दी भी मामला हो सकते हैं? नहीं नहीं, जल्दी तो मैं नहीं देख रहा फिलहाल। कम से कम अगले 2 से 2.5 साल तो यहाँ इंशाल्लाह स्टेबिलिटी रहेगी। लेकिन जैसे ही वो 3 साल का मार्क क्रॉस होगा 2027 में, तो फिर जाहिर है अगले इलेक्शन के लिए मजीद तेजी से जॉसलिंग शुरू हो जाएगी। और एक ऐसी सिचुएशन में है हम जहां गालिबन पीपल्स पार्टी का ये भी, और मैं अब यहाँ क्या आशा राय कर रहा हूँ, मेरी जाती राय है, मेरी जमात की राय नहीं है, कि वो ये देख रहे हैं कि अगर तो ये मुश्किल फैसले शहबाज शरीफ साहब करेंगे जिस तरह हमारी तवक्को है इंशाल्लाह, तो फिर पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी जो एक अलहदा हैसियत को कायम रखते हुए जिम्मेदारी से भी अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन साथ ही जो स्टेबिलिटी है आने वाली इंशाल्लाह और पाकिस्तान की आने वाली खुशहाली है उसको बुनियाद बनाकर अपना हिस्सा भी लेने की कोशिश करेगी। तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए बतौर जमात एक इम्तिहान है कि ना सिर्फ पीपल्स पार्टी को हमने गलबे में तो हम हिस्सेदार हैं, उनको मलबे में भी हिस्सा बनाना है। सही। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने अभी एक बात की कि यकीनन ये बयानबाजी है, लेकिन बयानबाजी में इस हद तक चले जाना जो कि सिर्फ अभी तक ऑपोजिशन कह रही थी कि जी हम फॉर्म 45 नहीं फॉर्म 47 वालों से बातचीत नहीं कर सकते, ये सारे फॉर्म 45 वाले हैं। और अगर पीपल्स पार्टी, मतलब ठीक है हो सकता है कल मामला तय भी हो जाए, लेकिन अगर ये वो स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो भी शायद कन्विंस्ड है कि आपकी हुकूमत फॉर्म 45 की नहीं है, पंजाब और वफाक में फॉर्म 47 की है। ये क्या कह रहे हैं हसन मुर्तजा साहब, ये जरा क्विकली सुन लें सर, फिर इसका भी जवाब दे दें। जे मैं वेखा 45 वालों ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा 47 वालों ते बल्ले बल्ले बल्ले। जी हसन मुर्तजा साहब कह रहे हैं कि जी बल्ले बल्ले फॉर्म 47, मतलब जे मैं देखिए ये एक गुफ्तगू की हद तक, बयानबाजी की हद तक तो मामला ठीक है, लेकिन मैं वाज़ेह कर दूं ये नहीं हो सकता कि पंजाब में इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए और सिंध में दुरुस्त हुए, बलूचिस्तान में दुरुस्त नहीं हुए और खैबर पख्तूनख्वा में दुरुस्त हुए। जो इंतखाबात हैं वो एक ही इलेक्शन कमीशन ने कराए हैं। तो अगर इंतखाबात पर मलबा आएगा तो फिर चारों सूबों पर आएगा, किसी एक पर नहीं आएगा। तो ये उनकी मेरे ख्याल में एक सियासी रेटरिक तो हो सकता है, लेकिन जब आप संजीदगी से इस पर सोचेंगे, और ये जो हल्की फुल्की मौसीकी है पीपल्स पार्टी की, हमें इससे इस ज़हनी तौर पर हम तैयार हैं और इस पर, लेकिन अगर ये मामला हमें, क्योंकि एक जिम्मेदारी है वफाकी हुकूमत को स्टेबिलिटी देने की, वरना देखें ना अपने अपने सूबे में तो मुस्लिम लीग नून की भी एक वाज़ेह अक्सरियत है, पंजाब में उनकी सिंध में अक्सरियत है, लेकिन जो पंजाब पाकिस्तान का मरकज है उसको जो चलाने की जिम्मेदारी है, अब उनकी कोशिश यही है कि जो मुश्किल फैसले हैं, चाहे वो आने वाली प्राइवेटाइजेशन है या दूसरे जो मुआशी फैसले हैं जो लेने हैं, उनसे वो उनकी जिम्मेदारी कबूल ना करें। लेकिन जब उनके सदर मौजूद हैं, जब उनके सेनेट चेयरमैन मौजूद है, उनके डिप्टी स्पीकर मौजूद हैं, तो लिहाजा वो रेटरिक के जरिए तो कोशिश करते रहेंगे। और मुस्लिम लीग नून को भी मेरी तो यही, मैं अपनी पार्टी को तजवीज दे चुका हूं कि मुस्लिम लीग नून को भी अपना जो रेटरिक इंजन है उसको चुपक चला देना चाहिए, और हमारे भी लोग सामने आने चाहिए जो सिंध के अंदर बात करें, जो खैबर पख्तूनख्वा में बात करें, और ताकि हम एक जिसे हम कहते हैं सेहतमंद मुकाबला जो है, एक हेल्दी कंपटीशन चारों सूबों में और वफाक में नजर आए। बिल्कुल सही आपने फरमाया कि हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहेगी, इसको इग्नोर भी करना चाहिए, लेकिन अगर कहीं से कोई इशारे पर पक्का राग अलापना शुरू हो गए तो वो आपको लगता है कि उस तरफ भी मामला जा सकते हैं, या जो आपने बात बोली कि ये तब तक रहेगा सब कुछ जब तक आप सख्त फैसले ले लेंगे और उसके बाद फिर ये काबीना में भी आ जाएंगे और कहेंगे कि जी हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर नहीं करते। जी, इसीलिए जो है वो मोहतरम वज़ीर आज़म के लिए और उनके वज़रात के लिए ये एक चौमुखी लड़ाई है। उन्होंने सिर्फ उन्हें अब उनका ये इदराक, उम्मीद है और तवक्को है कि होगा कि ये सिर्फ इकोनॉमिक मैनेजमेंट का चैलेंज नहीं है पाकिस्तान का,
पॉलिटिकल मैनेजमेंट का चैलेंज है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का चैलेंज है और फेडरेशन की मैनेजमेंट का चैलेंज भी है। और आज के दौर में जबकि हाकमियत का, बल्कि मैं कहूँगा गालिब हिस्सा कम्युनिकेशन है, इस पर भी जो है अभी वफाकी हुकूमत की तरफ से बहुत बड़ी एक खला मौजूद है कि वो वक्त पर और हमा वक्त जो कम्युनिकेशन करनी है वो हमें तो फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कि कब नजर आएगी, क्योंकि जब तक आप ये जो तमाम बयानात आपने सुनाए हैं इसका फिर बाकायदा तौर पे एक रिस्पांस भी आना चाहिए, जिसको हम तवक्को कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब अपनी कम्युनिकेशन टीम को भी रीवैम्प करेंगे, ताकि इन सब वक्त का जो अब क्योंकि एक 24 घंटे का मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो लिहाजा उसके लिए उतनी ही तैयारी होनी चाहिए जितना बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, और हम देखते हैं कि मरियम नवाज साहिबा की जो टीम है वो इसमें ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिव है। बिल्कुल राइटली यू हैव पॉइंटेड आउट कि अगर कहीं से कोई बात आ रही है तो उसका जवाब देना चाहिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन आज मैं सुन रहा था सर, फारूक सत्तार साहब, सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान, उन्होंने भी बजट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। उनका कहना था कि जनाब ये अगर इसी किस्म के जो रवायती बजट पेश करते रहे तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। तो वो किस टोन पे जा रहे हैं? यकीनन ये भी एक गैलरीज को सेटिस्फाई करने के लिए बात होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों का ख्याल है कि मतलब क्योंकि आप माशाल्लाह फाइनेंस की भी चीजें बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो ये सैलरीड क्लास पे उन्होंने कहा कि हर सारा मलबा जो है सैलरीड क्लास पे है। नहीं, देखिए ना जी, अगर हम वजीर खजाना की जो तकरीर उन्होंने फरमाई उस दिन, उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने बाकायदा एक पूरा पैराग्राफ था कराची के ऊपर कि उन्होंने ये कहा, बल्कि मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि कराची ना सिर्फ मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, पढ़ा जी, बहुत जरूरी है कहा है कि हमारे लिए सबसे अहम कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को जिद्दत की तरफ ले जाया जाए। जामे कराची पैकेज की तजवीज है। हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर और बेनजीराबाद के लिए भी मंसूबे मुरतब करने की तजवीज है। कराची की पानी को सप्लाई के बेहतर बनाने के लिए K4 मंसूबे की तजवीज है। तो ये नहीं है कि हुकूमत उससे गाफिल है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा, अगर बजट पे सारे खुश हो जाएं तो फिर तो गालिबन शायद वो बजट बिल्कुल ही कमजोर था। तो बजट के अंदर कोई जान मौजूद है कि उसके ऊपर एतराज़ात आ रहे हैं। खुर्रम तस्रीर साहब, आप माशाल्लाह सीजन पार्लियामेंटेरियन हैं एंड यू वर पार्लियामेंटेरियन एट ए वेरी यंग एज। आप आइन को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अगर कोई इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ये अनाउंस करे कि मैं ग्रिड पर कब्जा कर लूंगा, स्विच ऑफ कर दूंगा, तो मैं सुन रहा था फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नर KP के, उनका ये कहना था कि अगर चीफ मिनिस्टर इस किस्म की बात कर रहे हैं तो ये सिविल नाफरमानी के जुमरे में आता है। इज इट सो? जी, मैं गवर्नर KP से मुत्तफिक हूँ कि ये जो इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा फरमा रहे हैं, ये इसको बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। असल में जब एक इमरानी अजाब हम पर मुसल्लत हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर जो सियासी गुफ्तगू है वो इतनी कुंद हो चुकी है, इतनी रफ हो चुकी है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं और सुन के कहते हैं कि ये तो रूटीन ही है और क्या हो गया, किसी ने कोई बात कर दी। लेकिन एक मुंतखब वज़ीर आला की तरफ से इस तरह की गुफ्तगू करना, और मैं फिर कहूंगा ये वो 9 मई वाला पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है कि सरकारी इमलाक पर हमला आवर होंगे, उनको कंट्रोल करेंगे। अभी शुक्र है उन्होंने आग लगाने की धमकी नहीं दे दी, लिहाजा इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए और इस पर जरूर वफाकी हुकूमत को अपने हवारियों के साथ, ये वही लोग जो बजट के ऊपर गुफ्तगू भी कर रहे हैं, उनके सामने ये चैलेंज भी रखना चाहिए कि अगर एक साइड ये ऐसी बातें हैं जो आज तक मुल्क के किसी वज़ीर आला ने नहीं की, ये जरूर कहा माजी में वज़राए आला ने कि अच्छा जी हम एहतजाज करेंगे हम, लेकिन ये जो टेक ओवर की धमकी है और जबरदस्ती काम करने की धमकी है, ये पहली दफा आई है। और ये फिर मैं कहूंगा ये एक पैटर्न है एक जमात की तरफ से जो 2014 के धरने से चल रहा है, वो चाहे चाइना के प्रेसिडेंट का विजिट डीरेल करना हो या पाकिस्तान के जो ग्रिड स्टेशन हैं उनके ऊपर हमलावर हो। तो लिहाजा इसको संजीदगी से लेकर जरूर इस पर एक दफा तो वजीर आला को से गुफ्तगू करनी चाहिए, उन्हें वजीर आजम को इनवाइट करना चाहिए, बड़े नहीं कहना चाहिए सिविलाइज माहौल में उनको ये बताना चाहिए कि उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले हमारे बहनों और भाइयों की जिंदगियां बेहतर करने की है, और ये जो जिम्मेदारी है ये बड़कों से
और धमकियों से नहीं पूरी होगी। बिल्कुल। खुर्रम दस्तगीर साहब, आप एनर्जी सेक्टर के भी वजीर रहे हैं, आपने देखा है ईद के रोज लोड शेडिंग तो चलो बिजली की थी, गैस आउटेजेस थी, मतलब सुई गैस नहीं आ रही थी। इस्लामाबाद कैपिटल में रात को 9 साढ़े 9 बजे गैस चली गई थी, तमाम शहरों में यही हाल था। तो लोग बेचैन थे, परेशान थे, और पहले हम देखते थे कि ईद के दिनों में कम से कम इस किस्म की आउटेजेस और लोड शेडिंग नहीं होती थी। एक तो ये बता दें, और दूसरा इमरान खान साहब ने कहा है कि जी अगर मुल्की मुफाद में डायलॉग है और मुझे कन्विंस कर दिया जाए तो मैं अपने मौकफ से पीछे हट जाऊंगा। महमूद खान अचकजई साहब अगर कोई पैगाम लेकर आएंगे, कोई पेशकश करेंगे तो फिर मुज़ाकरात करने का सोचेंगे। अब ये एक अजीब सी सिचुएशन है, कभी कहते हैं कि जी नो डायलॉग, कभी भी नहीं होगा, किसी से नहीं होगा, और अब ये जो है वो कहते हैं कि जी कर भी लेंगे। देखिए, पेशकश तो वाकई हुकूमत नहीं करेगी। ये हमारी जरूर उनको स्टैंडिंग ऑफर है कि अगर पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात के हल के लिए वो गुफ्तगू करना चाहते हैं, जमहूरियत को बेहतर करने के लिए गुफ्तगू करना चाहते हैं, इंतखाबात को बेहतर करने के लिए गुफ्तगू करना चाहते हैं, उनके पास महंगाई को कम करने के लिए कोई तजवीज़ है, दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए कोई तजवीज़ है, लेजिस्लेशन है, हम 24 घंटे उस पर बात करने के लिए तैयार हैं, कौमी असम्बली में भी, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी। सही। लेकिन अगर ये सारा मामला उनकी रिहाई के लिए कोई सौदेबाजी होनी है, या एक ऐसी चीज जिसकी वफाकी हुकूमत मजाज नहीं है, वफाकी हुकूमत ये फैसला नहीं कर सकती कि किस हल्के में इलेक्शन ठीक हुआ है और कहाँ नहीं हुआ। एक पूरी एक्सरसाइज हुई है, अदालतों ने उसका फैसला करना है, तो लिहाजा ऐसी कोई पेशकश जो है वो नहीं हो सकती। अगर इस सियासी डायलॉग का आगाज करें, मैं बहुत मायूस हुआ हूं कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तकरीर सुनकर कि उन्होंने भी एक मुस्बत तजवीज पेश नहीं की और सिर्फ जो है वो नेम कॉलिंग और पॉइंट स्कोरिंग के ऊपर सारा अपना वक्त जो है वो कौम का जाया किया। बिल्कुल सही, सही, सही। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल साहब और शौकत बसरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है शौकत महमूद बसरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमें ज्वाइन किया है कादिर खान मंदोखेल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नाज़रीन, जैसा कि आपने अब से कुछ देर पहले सुना, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लियारी में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 71वीं सालगिरह के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में इस वक्त नफरत की सियासत अरूज पर है। उन्होंने कहा कि वो इस्लामाबाद जाते हैं तो कोई एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा पार्लियामान में अगर सब सियासी जमातें इकट्ठे होकर आवाम के मसाइल का हल निकालना चाहें तो आवाम के मसाइल का हल निकल सकता है। ये बड़ी अहम बात की है उन्होंने कि अगर इस्लामाबाद वो आते हैं तो कोई बैठने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको मालूम है, आसिफ अली जरदारी साहब सदर बनने से पहले, इंतखाबात से पहले, इंतखाबात के बाद, हुकूमत साजी, और फिर सदर बनने से पहले, सदर बनने के बाद, और फिर जो पार्लियामेंट से खिताब था उसमें भी उन्होंने कहा था कि बैठकर बात करनी है। शौकत महमूद बसरा साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने जो ये बात की है इसको में कोई मतलब कम से कम एक बात तो अच्छी की है उन्होंने कि जी सबको मिल बैठकर अवाम के मसाइल का हल निकालना है, और पार्लियामान ही उन्होंने कहा फोरम है। पहली बात तो उन्होंने कहा कि हर तरफ नफरत है, इस बात से तो मैं इत्फाक करता हूँ, इसलिए कि अवाम इनसे नफरत इसलिए करती है, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है। अवाम ने इनको अवाम की नफरत नहीं, उन्होंने कहा कि सियासतदानों में आपस में नफरत है। देखिए वो इसलिए है कि इन सियासतदानों के भी तो अपने मफाद आता है ना। असल बात ये नहीं है सियासतदान किन से बनता है, अवाम से बनता है। अगर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं, अवाम समझते हैं कि आप लोग हमने आपको वोट नहीं दिया, तो फिर आप बताइए मुझे कि नफरत नहीं होगी तो और क्या होगा। बल्कि अवाम शदीद गुस्से में इस बात पे कि हमने वोट डाला शौकत बसरा को, निकला जाके इजाजुल हक के जो बंदा 50,000 से आ रहा हुआ है। इन हालात में आपने कहा इकट्ठे बैठे, तो भाई सब लोग आप इकट्ठे बैठे हुए हैं ना।
जितने के जितने इस वक्त मैंडेट चोर हैं या जिन्होंने वोट पे डाका डाला है, सब इकट्ठे नहीं बैठे। आप तो कहते हैं इमरान खान से हिस्ट्री, इमरान खान इज ओवर, इमरान खान के साथ तो बंदा ही कोई नहीं है। आज मैं फिर भी कह रहा हूं कि अगर आपने पाकिस्तान को आप पीपल्स पार्टी को क्यों निशाना बना रहे हैं? पीपल्स पार्टी में इसलिए पीपल्स पार्टी बेनिफिशियरी है इस निजाम की। नहीं, निजाम की बेनिफिशियरी, लेकिन वो फॉर्म 47 में तो आपके साथ हमारी सीटें गई हैं, हमारी सीटें कराची से पीपल्स पार्टी को भी दी गई हैं, साउथ पंजाब से हमारी 4 सीटें साउथ पंजाब से दी गई हैं, पर रहीम यार खान से दी गई हैं। किसको दी गई हैं? पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को मैं आपको वो आपके मतलब हसन मुर्जा साहब आपकी आवाज बन रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जो हुकूमती पार्टी है ये फॉर्म 47 वो हसन मुर्जा साहब ने तो बड़ी एक जबरदस्त बात कही है। उन्होंने कहा पंजाबी में, हाँ जी, अगर वेखा फार्म 45 बल्ले तो कुछ नहीं साडे पल्ले, अगर वेखा फार्म 47 बल्ले तो बल्ले बल्ले बल्ले। तो देखें फिर आप पीपल्स पार्टी को कम से कम वो भी रियलाइज करते हैं कि आप हम ये समझते हैं कि ये सब लोग एक ही थाली के चट्टे बैठे हैं, इनका मफाद वाबस्ता है, ये सब बुग़्ज़ इमरान में इकट्ठे हैं। उनको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान है, 90% अवाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने पार्टी तोड़ ली, हमने कहा कि इमरान खान हिस्ट्री, हमने निशान छीन लिया, कैंडिडेट छीन लिए। आप मुझे बताइए इसके बावजूद इमरान खान ने खंबे को टिकट दिया, वो जीत गया। लेकिन हम आगे बढ़ना चाहते कर रहे हैं कि अवाम के मसाइल के लिए पार्लियामान इज द फोरम जहां पे तमाम सियासतदान मिल बैठकर अवाम के मसाइल का बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आपस में आप जो भी करते रहे, लड़ते रहे, जो मर्जी कर। ज़मीर हैदर साहब बहुत अच्छी बात। अवाम के नुमाइंदे जो मुंतखब होकर आए हैं, शौकत बसरा तो आपके सामने बैठे हैं, मेरे से हारने वाला 50,000 से असेंबली में बैठा है, वो किस तरह मसाइल हल करेगा? हाँ, जितने लोग बैठे हैं, कल की मैं बात बताता हूं, सुने नहीं, कल हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हमारा ट्रिब्यूनल का केस लगा हुआ था। जितने फॉर्म 45 पे हम लोग जीते हुए पूरे पाकिस्तान में कोई 170 के करीब लोग हैं, MNAs एंड MPs। इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हमने चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कुरान पाक पे सबने हल्फ दिया है कि हम लोग जीते हुए हैं, हमें अब वहां से फॉर्म 47 के लिए हराया गया है। ज़मीर हैदर साहब मुझे बताइए, इस तरह किस तरह आप निज़ाम को चला सकते हैं? क्या आवाम, एक बात बता दें, आप खुद लॉयर हैं, ठीक है, कानून को समझते भी हैं, कुरान पर हल्फ देकर क्या अदालती फैसले हो सकते हैं? बहुत अच्छी बात कही, ट्राइब्यूनल्स के फैसले हो सकते हैं, वो उससे क्या मरगूब हो सकते हैं? क्या करें? सारे ही फिर कुरान पर हल्फ ले देना शुरू कर दें, जजेस भी, अवाम भी, पार्लियामेंटेरियंस भी, हारे हुए जीते हुए सब। समीर हैदर साहब, अब आपका जब कुरान से बड़ी अल्लाह की किताब तो नहीं है ना, नहीं है। हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान है, जिसने झूठा कुरान दिया वो गर्क हो जाएगा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। सही। अब हम लोग ट्राइब्यूनल्स में जा रहे हैं, हम लोग उनको, कल हमने क्या कहा है, ट्राइब्यूनल से वो भाग गए, आपके इस्लामाबाद हम बैठे हुए ना अभी, तारिक जहांगीर साहब ने ऑर्डर किया, लाएं अपने फॉर्म 45, 46, 47, वो चले गए जाके इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है कि हाई कोर्ट को कह रहा है आप कौन होते हैं? वो इलेक्शन कमीशन जिसको हमारा मुल्ज़म है, जो कहते हैं कि जिसने मिलकर सारा धांधला करवाया है, तो निज़ाम कोलैप्स कर गया ना। अब हम लोग उनको कल एक और भी ऑफर किए, आप सुप्रीम कोर्ट आना चाहें, हाई कोर्ट आना चाहें, बादशाही मस्जिद आना चाहें, कायदे आज़म के मज़ार पर आना चाहें, अल्लामा इकबाल के मज़ार पर आना चाहें, फैसल मस्जिद में आना चाहें, ये हमें कुरान पाक पे हल्फ दे दे, हम सब लोग इनको मैंडेट को मान लेंगे। या इस तरह फिर नहीं होगा कि आप हमें जेलों के अंदर बंद करें। आज देखें वो करे 1 साल से इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर है, आपने उनको 1 साल से पाबंद सलासल रखा हुआ है, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जेल में हैं। और आज कितनी बड़ी बदनामी है, वो कहते हैं ना सियासत और अखलाकियात का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। पाकिस्तान की पार्टी का सबसे बड़ा लीडर इमरान खान आज शादी के जुर्म में जेल में पड़े हुए हैं। बुशरा बेगम क्या क्या कसूर है? वो तो यकीनन बड़े अफसोसनाक। चलें वो देखें, वो मामला अदालती है ना। चलें, अब जरा आपने बात की है ना कि बानी PTI जो है वो अडियाला जेल में, आज उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मैं पीछे हटने को तैयार हूं, मुझे मुतमईन कर दें कि मेरे पीछे हटने से मुल्क की बेहतरी हो सकती है। कौन मुतमईन करेगा? और वो क्यों पीछे हटे? अच्छा, बात यह है कि वो एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमात के बानी हैं, लीडर हैं, वो बातचीत क्यों नहीं करते? पीछे हटने की बात क्यों करते हैं? ज़मीर हैदर साहब, हम पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में फिर आपको कह रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लीडर इमरान खान, अगर आप उसको दीवार के साथ लगाएंगे तो आप पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाएंगे। वाहिद फेडरेशन का लीडर है। हम कहते क्या हैं? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान में वो जो आईने पाकिस्तान है, अभी पीपल्स पार्टी के मंदोखिल साहब आएंगे ना, हमारी सिर्फ एक डिमांड है कि वो जो आईने पाकिस्तान है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मुताबिक अगर तब जब तक आप पाकिस्तान के निज़ाम को नहीं चलाएंगे, पार्लियामेंट अपना काम करे, इस्टेब्लिशमेंट अपना काम करे, अदलिया अपना काम करे,
पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ जब तक नहीं होगा ये पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ज़मीर हैदर साहब, आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप यहां पर, मैं बार बार कहूं कि इमरान खान का कसूर क्या है। इमरान खान ये आपको कह रहा है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ यहां बैठा हूं तो अवाम की खैतर बैठा हूं। क्या हम डील नहीं कर सकते थे? क्या हम मुल्क से बाहर नहीं जा सकते थे? माजी में क्या होता था? रातों रात डील होती थी, कोई 10 साल के लिए चला गया, कोई 5 साल के लिए चला गया। आज अगर फर्ज करें इमरान खान ने रिलीज होना हो, चलें, एक फिक्रा मैं मान लेता हूं कि डील करने को की जा सकती है। एक फिक्रा, सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा था आईनी तरामीम का, नैब का। खान साहब ने कहा इन आईनी तरामीम का मुझे फायदा हो सकता है कि मैं सपोर्ट करूं। ये मैं समझता हूं साल का सबसे बड़ा सेंटेंस है खान साहब का। उन्होंने कहा इससे मुझे फायदा हो सकता है लेकिन मेरा मुल्क दिवालिया हो जाएगा। आप बताइए, जहां ये सोच हो और या दूसरी तरफ सोच ये हो आपके फिर देखें, फिर बात वहीं पे आ जाती है ना कि जब आप लोग ताकत में थे तो नैब भी था वहां पे, आप कितने पैसे रिकवर कर सके, कितने लोगों को सजाएं दिलवाए, और अल्टीमेटली वही देखा कि जी दिस इज वाज ऑल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। उस बात को रहने दें, लेकिन खान साहब की बात को मैं वजन में देता हूं, रखता हूं। बहुत बड़ी बात की है कि वो जात के लिए उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आवाम के लिए, कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए। अब वो बात करते हैं कि जी महमूद खान नचगज़ई अगर कोई पेशकश लेकर आएंगे तो मुज़ाकरात करने का सोचेंगे। पहले बिल्कुल बिग नो, उसके बाद महमूद खान नचगज़ई, फिर महमूद खान नचगज़ई पर नो कि जी वो अपने तौर पर कर रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं कर सकते हमारे। फिर अब दोबारा बात हो रही है। नहीं, ये क्या है? आपको क्या क्लैरिटी बात करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते? बिल्कुल कोई फ्रंट बट नहीं, क्लैरिटी के साथ आपको बता देता हूं। आज के दिन जब मैं 92 पे ज़मीर हैदर साहब के साथ बैठा हूं, इन तीनों पार्टियों के साथ, नून लीग, पीपल्स पार्टी, एड़ियां रगड़ने इनके बावजूद, इनके तरले मिन्नतें करने के बावजूद आज तक हम इनके साथ हमारे मुज़ाकरात नहीं हो रहे। उसकी वजह ये बेख्तियार हैं। ये खुद मैं बताता हूँ, ये डमीज़ कह लें इनको। हम कहते हैं कि जो आपने कहा महमूद नचगज़ई साहब का, डेफिनेटली हमने 6 जमाती इत्तेहाद बनाया, किसके लिए? आईने तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान के लिए। उनको मैंडेट दिया है क्योंकि प्रैक्टिकल फार्मूला ये नहीं है मौसम कैसा है आजकल इस्लामाबाद दा, फलां जगह बारिश हुई है कि नहीं हुई है, ये बताएं कि हमने कौन कौन सा हमने मिनिस्ट्री लेनी है। तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान के लिए कि उसकी आड़ में आगे जाके महमूद खान नचगज़ई साहब ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई मुज़ाकरात कर सकते हैं, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन मुझे कहा जा रहा है क्विक ब्रेक का। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। शौकत महमूद बसरा साहब, आपने जो ब्रेक पे जाने से पहले बात की कि महमूद खान नचगज़ई तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान के हवाले से जो आपका 6 जमाती इत्तेहाद है उसके फोरम से बात कर सकते हैं और कोई ठोस बात करनी है, अंडरस्टैंडेबल। तो क्या उस ठोस बात में अगर ये रूम निकलता है कि सियासी जमातें सियासतदानों के साथ बैठकर आप लोग मुज़ाकरात करें तो मान जाएंगे आप? अच्छा ज़मीर हैदर साहब, बात तो इस बात जो होनी है कि ट्रक की बत्ती के पीछे तो ना लगाएं। आप ये बताएं कि जी आप वज़ीर आज़म लेंगे, आप गवर्नर लेंगे, आप फलां वज़ारत लेंगे। ये तो पीपल्स पार्टी पहले दिन हमें देने गई थी खान साहब को, आपको पता है खुद कि आप मेजॉरिटी में आप हुकूमत बनाएं। खान साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा यहाँ मैं वज़ारत उस्मा के लिए या यहाँ पर इक़्तिदार लेने के लिए जेल में नहीं बैठा हुआ, मैं निज़ाम की तब्दीली के लिए बैठा हूँ, मैं रूल ऑफ लॉ के लिए बैठा हूँ। बाकायदा कौन गया था? पीपल्स पार्टी गई थी। कौन? खुर्शीद शाह साहब को पूछ लीजिएगा किसने बुला के। वो बाकायदा खान साहब के पास गए थे या पैगाम भिजवाया? इन्होंने पैगाम भिजवाया था। पैगाम भिजवाया, पीपल्स पार्टी ने पैगाम भिजवाया था। मैं गारंटी के साथ वो मैं मानता हूँ, पैगाम भिजवाया था। मुलाकात नहीं हुई ना किसी की? नहीं, मुलाकात नहीं हुई। सही, इनकी बड़ी शदीद तरीन ख्वाहिश है सबकी। मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, नून लीग की भी और पीपल्स पार्टी की भी। लेकिन उसकी वजह उनको पता है कि हम खान साहब के बगैर ये निज़ाम नहीं चल पाएगा। खान साहब चूंकि पाकिस्तान है, अब अवाम एक तरफ खड़े हों। आप देखें अदारे किससे होते हैं? अदारे अवाम से होते हैं। इदारे इस तरह नहीं चलते कि आप लोग अवाम को दीवार के साथ लगा दें, आप IMF का बजट ले आएं, आप खुद अपनी जायदादें बाहर ले जाएं, सारा पैसा बाहर ले जाएं और लोगों को कहीं का आप टैक्स दें। 50,000 वाले की तो आप सिम बंद कर दें। दुबई लीग से क्या बना? क्या बना एवन फील्ड का? क्या बना पनामा का? आज खान, हमारा पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है? खान साहब का मौक़िफ़ है कि जिसका माल बाहर पड़ा है बनाइए कानून साजी, बाहर का माल पाकिस्तान में ले आए, पाकिस्तान के माल हल हो जाएंगे। आज 5% अशराफिया क्या उनकी चिराग है पाकिस्तान? कि आप यहाँ पर आएँ
IMF से पैसे लें, यहां पर टैक्सेस लगाएं और अवाम बेचारे भूखे मरे, हुकूमत करें और फिर निकल जाएं। हाँ जी। मैं मान लेता हूं, चलें, मैं बिल्कुल मान लेता हूं। अब आप बैठे हुए हैं तो अच्छा, एक और। बात महमूद अचक से दोबारा कहने लगूं आपको, कंक्रीट के आप क्या रोड मैप है आपके पास? हमने दो बातें कही हैं, स्टोलन मैंडेट, मैंने आपको कल कहा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट वो अदालत में है ना वो मामला, सुन तो लेना, सही, उसके लिए हमारी दरखास्त भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। हमारी दरखास्त तो नहीं लगती 4 महीने से, कौन सी फुल कोर्ट बना दें, लाइव दिखाएं कौम को, लेकिन धांधली छिपाने वाली दरखास्त तो कल ही लग गई कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट फैसला देते हैं कि ये ट्रिब्यूनल काम करे। वो जजेस जो अपराइट जजेस हैं, होता क्या है, इलेक्शन कमीशन भाग के फिर उनके खिलाफ चला जाता है। तो अच्छा, असीरान हैं, आप मुझे बताइए ये कि हमारी आवाम देख रही है बसरा साहब, सब तो अवाम ने तो ठीक है ना, अवाम ने से परेशान नहीं होना चाहिए कि तारीख लग रही है कि नहीं लग रही, लेकिन उम्मीद यह है कि आप लोगों को इंसाफ मिलेगा। देखें, यही है ना उम्मीद, तो हमारी भी, आपकी भी, सबकी, कि इंसाफ होना चाहिए, आपको इंसाफ मिलना चाहिए, ये उम्मीद है। अब मैं एक तरफ आता हूं, आपने महमूद खान अचकज़ई की बात की, ठीक है, बिल्कुल कि जी वो अगर वो बाकायदा, जिस तरह खान साहब ने बोला कि पेशकश लेकर आएंगे तो मुज़ाकरात करने का सोचेंगे, मतलब ये क्या बात हुई कि अगर वो बाकायदा पेशकश कहां से लेकर आएंगे? सियासतदानों से लेकर आएंगे ना, पार्लियामान से लेकर आएंगे। पहली बात तो बहुत अच्छी की अवाम की, 9 मई चल रहा था ना, 8 फरवरी को अवाम ने बता दिया कि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है ना। आपके जुल्म जबर के बावजूद कैंडिडेट चले गए, पार्टी तोड़ दी, खान साहब जेल में हैं, इंटरनेट बंद है, लोगों ने कहा जान अल्लाह दी वोट खान दा। ये तो अवाम ने फैसला दे दिया। अब आपने कहा अचकज़ई साहब सॉलिड कोई प्रपोजल, क्या सॉलिड प्रपोजल है? क्या इमरान खान अपनी जात के लिए कोई डील मांग रहे हैं? एब्सोल्युटली मैं बात ये नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूं कि अगर वो कहते हैं मुज़ाकरात करने का सोचेंगे तो किससे करेंगे? अच्छा, मुझे इन्हीं पार्लियामेंटेरियन से करेंगे ना। मैं डील छोड़ें कि सॉलिड या कोई इंपॉर्टेंट या कोई बाकायदा इशू ओरिएंटेड हो, दैट इज समथिंग फॉर फ्यूचर टू डिसाइड। बात यह है कि अगर वो कहते हैं कि जी ये पॉलिटिशियंस आके बात करना चाहते हैं, करेंगे। अच्छा, पॉलिटिशियंस, आप मियां शहबाज शरीफ साहब हारे हुए, मरियम बीबी हारी हुई, देखें, मियां नवाज, सुन तो मेरी बात सुने, फिर आप जीरो पे आ गए ना दोबारा। जीरो पे इसलिए आ गया कि सबसे बड़ा स्टॉलवर्ट इनके पास मियां नवाज शरीफ था ना, कि मियां जी दुआवेगा लग पता जावेगा। अब जो कि नून का दोस्त नहीं है कोई, मुझे बताइए कि अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद में जेल में होते हुए मियां नवाज शरीफ को हरा दिया तो फिर मैं जीता कौन है? हाँ, इसके बावजूद मैं फिर कहता हूं, फिर वही आप, ये शौकत महमूद बसरा के कहने से नहीं डिसाइड होगा, ये डिसाइड करेंगे इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स और उसके बाद अदालत। अब आगे चलते हैं। आपने कहा कि इन सब की ख्वाहिश है कि जी आपको मिलाएं, आपके साथ मुज़ाकरात हों, ताकि मुल्क में इस वक्त जो है वो सियासी इस्तेहकाम आए। ठीक है, आज वो जो चाइनीज़ वजीर आए उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने कहा कि जी सियासी इस्तेहकाम चाहिए अगर मुल्क को पायदार तरक्की चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि एक हम ये भी सुन रहे हैं कि जिस तरह PTIP खैबर पख्तूनख्वा में थी, परवेज़ खटक साहब, उनकी बिलावल साहब या पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकातें, मामला चल रहे हैं आगे। कराची से हमें ऐसी आवाजें आ रही हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती भी कोई बनने जा रही है। ये क्या मामला था? पाकिस्तान पीपल्स पार्लियामेंटेरियन भी बनी थी यहाँ पे अभी बाकी छोड़ देते हैं। अभी ये नहीं बनी थी IPP तरीन साहब वाली, नहीं बनी पार्लियामेंटेरियन PTI वहां पर खटक साहब वाली, क्या हुआ? इतने बड़े बड़े नाम जो कहते 2018 में फलां लेकर आया, फलां का जहाज लेकर आया, तरीन साहब लेकर आया, खटक साहब लेकर। भाईजान MNA MP बनना बड़ी दूर की बात है, जमानतें जब्त हो गई, सियासत खत्म हो गई, इसलिए हमें कोई परवाह नहीं है। उसकी वजह अवाम सिर्फ और सिर्फ जो वोट मिले हैं ना, मेरा दरअसल मैं अपनी बात बताता हूं, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट से मेरे कागज बहाल हुए, 9 दिन थे मेरे पास, लोगों ने हल्के में तक लोग नहीं गए। सही, वोट है इमरान खान का। चलें, बिल्कुल ठीक है, चलें। अभी जरा मुझे कादिर खान मंदोखेल साहब ने ज्वाइन कर लिया, मैं चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल साहब। एक तो बिलावल ने जो बात की कि जी इस्लामाबाद जाता हूं तो कोई किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं, मुल्क में नफरत की सियासत है, और अगर पार्लियामान में तमाम सियासतदान मिलकर बैठें तो अवाम के मसाइल का हल हो सकता है। मुझे ये बताएं कि इसके लिए इनिशिएटिव बिलावल भुट्टो जरदारी खुद लेंगे? अब ज्यादा ले के एक तरफ हमने अपने खदशात और सारी चीजें जाहिर किए कि बजट में की गई, और हमारे तर्जमान के सीनियर लोगों के, और फिर साहब ने कल बिलावल साहब को टाइम दिया था और शाम 4 बजे टाइम था, तो दिन में 2 बजे हनीफ अब्बासी के जरिए शहबाज शरीफ साहब ने और सारी बातों को, हमारी बातों को जुटलाया, और बल्कि ये कहा कि भाई
दी गई है और बाकायदा हद की इज्जत बिल में भी और यहाँ भी। अब इतना बड़ा झूठ आप अपने लोगों के लिए फिर क्या होगा? मुझे एक बात बताओ, तो मुस्लिम लीग नून के बारे में तो ये मजबूर होते हैं तो पाँव पड़ते हैं और थोड़ी सी रिलैक्स होता है तो फिर गला पकड़ते हैं। आज अगर पहले साल में इनकी ये हरकतें आप सामने नजर आ रही है तो आखिरी साल में क्या होगा? तो कादिर खान मंदोखेल साहब, कल टूटना था, आज ही टूट है, ज्यादा बेहतर है। कादिर खान मंदोखेल साहब, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं जो सियासत के नाक़दीन हैं, क्रिटिक्स, वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ये बजट की तकरीर से लेके अब तक जो कर रही है ये अपना वजन बढ़ा रहे हैं ताकि शेयर जो बार्गेन करना है हुकूमत में आने के लिए और पंजाब में हिस्सा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हिस्सा बराए जुस्सा से ऊपर जाने की बात हो रही है। ये तो हर आदमी की अपनी अपनी तजरिए, वो आप करते रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वजन बढ़ाएं और क्या होता है कि अगले महीने पे एक काबीना में शामिल हो, हम पिछले 4 महीने से नहीं हो रहे तो वजन क्या बढ़ाना होता है? सही। दूसरी बात ये है कि पंजाब की बिल्कुल अफसरान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमारे MNA MP के एरिया में लगा दिया, तो मतलब क्या ले लिया हम? इसका मतलब हम नहीं कहते आप अपना मर्जी से जितनी भी ब्यूरोक्रेसी लगा लो, जो 35 साल पहले आपने अपॉइंट किए थे, आपने उसको बड़ा पढ़ा के और पढ़े लिखे पंजाब में आप लिखा के उनको आपने पोस्टों पे लगा लिए, मगर कम से कम जब हम आपको पॉइंट आउट करें कि फलां अफसर जो ना वो हमारे अगेंस्ट है, उसको तो यहाँ से दफा कर दो, उसको भी नहीं कर रहे। तो इसका ये मतलब ये है कि लीग नून ने हमारे कंधे पे चढ़ के, और जिस तरह नवाज शरीफ साहब आए थे 5 मिनट के अंदर इसके मुकदमा खत्म हो गए, नादरा के अफसरान एयरपोर्ट पहुंच के उनसे अंगूठे लगवा लिए और जजेस ने दरवाजे खोल के आई है गुटी भी कोई लफ्ज अदा किया होगा शायद किसी ने। तो ये सारी चीजें तो उस वक्त ही जब अदम एतमाद की तहरीक बिलावल साहब ने शुरू की है, उस वक्त भी हम इनको कहे आ जाओ PTI की हुकूमत, नहीं जी खौफ डर था, इनके खौफ डर खत्म करने के लिए हमने सहारा दिए है, हमने उनको वज़ीर आज़म बनाया जो कि अपने भाई भी इसको नहीं बनाना चाह रहा था। उसके बाद अब थोड़ा सा जो एक फंड आ गया इधर, वो भी फंड में इनके क्या कमाल है। बिल्कुल कादिर खान मंदोखेल साहब, एक इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहता हूं तो फिर मैं चाहूंगा शौकत बरसा से भी उन पर कमेंट लूं कि वो KP के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने जाके कहा ग्रिड स्टेशन पे मैं जाके कब्जा कर लूंगा, बटन मेरे पास है। फैसल करीम कुंडी साहब जो कि गवर्नर KP हैं वो कहते हैं कि ये सिविल नाफरमानी है। आप कानूनदान भी हैं, आप पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं, आप आइन को समझते हैं कि क्या ये वाकई सिविल नाफरमानी के जुमरे में आता है और अगर कोई करता है तो उसके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं? नहीं, ये सिविल नाफरमानी जो है ना वो PTI के दायरेकार में तो नहीं आते, बाकी कोई और पार्टी कर ले तो उनको अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। इनकी तो तरबियत ही ऐसी हुई है। आपको इमरान खान साहब का वो स्टेज और याद नहीं है जो बिजली के बिल फाड़ रहे थे तो वो क्या था, तालिबान को दफातर दो तो वो क्या था, और हम ये जो वहाँ चढ़ाई कर देंगे, सारे शहर बंद कर देंगे, आरिफ अलवी के सारी वीडियो मौजूद है। इनके आइन और कानून के मुताबिक तो कोई सिविल नाफरमानी नहीं है। बाकी पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत बसरा साहब वकील खुद जानते हैं किस तरह आप ग्रिड स्टेशन में घुस के और आप धमकी दे रहे हो, और आप साथ साथ ये धमकी दे रहे हो कि भाई आपका जो है ना वो बिजली हमारे यहाँ पैदा होती है। अरे भाई आपके यहाँ बिजली पैदा होती है, बाकी तो सब कुछ पाकिस्तान आपको दे रहे, बाकी सही, बिल्कुल सही फरमाया कादिर खान मंदोखेल साहब, बिल्कुल सही। दूसरे सूबों में थे आप ये तीनों पार्टियां मुस्लिम लीग नून, MQ और पीपल्स पार्टी, ये सब टोपी ड्रामा कर रहे हैं, एक ही थाली के चटे वटे हैं। ये हुकूमत का हिस्सा भी बनेंगे पीपल्स पार्टी, उसी तनख्वाह पे काम करते हुए ये बजट को पास भी करवाएंगे। वो तो बिलावल ने कह दिया ना बजट पास करवाएंगे। इनके मफादात वाबस्ता हैं। चलें वो बात छोड़ें, लेकिन ये और सबसे बड़ा आपके जो KP के चीफ मिनिस्टर हैं वो सिविल नाफरमानी है कि नहीं? असल में ये सब लोग बुग़्ज़े इमरान में इकट्ठे हुए हैं, इनको पता है। ये जब अलग होते हैं कहते हैं आपके CM कहते हैं लड़ना नहीं, इमरान खान आ जाएगा। जो CM कर रहे हैं वो क्या करें? क्या KP जो है आपकी एक इकाई है, हमारे फंड्स अगर आप हमें नहीं देंगे, हमारे हम सही आप जब्त कर जाएंगे तो बताएं क्या करें? सही, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत महमूद बसरा साहब, कादिर खान मंदोखेल साहब। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।